नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज का शो देश के कल के नाम रहेगा, यानी देश के बच्चों के नाम। आज हम बात करेंगे अपने नौनिहालों के बारे में, जो इस बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बीता एक साल बच्चों पर बहुत भारी पड़ा है। स्कूल बंद हैं, खेल के मैदान बंद हैं, बच्चे अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसीलिए न्यूज़ 24 ने आज डॉक्टर्स के पैनल को बुलाया है। देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स आज समझाएंगे कि बच्चों में यह बदलाव आया कैसे है और इससे उबरने के लिए अब क्या करने की आवश्यकता है, क्या कदम उठाए जाएं। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके लिए आपको लिए चलते हैं और समझ में आपको आएगा कि प्रॉब्लम ये कितनी बड़ी है। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपनी सहयोगी का रुख करूंगी। पीठ पर उम्मीदों का बैग, बेहतर भविष्य के लिए बढ़ते कदम, हंसते खेलते मासूम बच्चे, स्कूल में शरारत करते बच्चे। लेकिन मार्च 2020 में बच्चों से ये सब कुछ छिन गया। पिछले साल जनवरी के आखिर में देश में कोरोना ने दस्तक दी और मार्च आते आते कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। खतरा बढ़ता देख सरकार ने लॉकडाउन लगाया और फिर इसके बाद शुरू हुई घरबंदी। इस दौरान फैक्ट्रियां बंद हुई, ऑफिसें बंद हुई, लोगों का कामकाज बंद हो गया और बंद हो गए स्कूल। सवाल देश के कल का था, सवाल देश के भविष्य का था। तो वैकल्पिक तौर पर बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई। पिछले करीब 1.5 साल से बच्चे ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई कितनी हुई, बच्चों का कितना ज्ञान बढ़ा, ये तो शायद ही कोई बता पाए। लेकिन इस दौरान बच्चों में साइकोलॉजिकल और व्यवहारों में काफी कुछ बदल गया है। और ऐसा हम नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े संस्थान एम्स की स्टडी बता रही है। बच्चों पर किए गए शोध के मुताबिक बच्चों में साइकोलॉजिकल बीमारी तेजी से बढ़ रही है। दरअसल एम्स के डॉक्टरों ने तकरीबन 10 ऐसे देशों की आर्टिकल से एक डेटा इकट्ठा किया है, जिसमें तकरीबन 22,996 बच्चों पर एनालिसिस किया गया है। इस एनालिसिस में बेहद ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एम्स के एक शोध के मुताबिक 34.5% बच्चों में घबराहट की बीमारी बढ़ गई है। वहीं 41.7% बच्चों में डिप्रेशन की शिकायत बढ़ी है। इसके अलावा 42.3% बच्चों में चिड़चिड़ापन की बीमारी बढ़ गई है। वहीं 30.8% बच्चों में आनाकानी करने की समस्या देखी गई है। इसके साथ ही नींद कम आना, बोर ज्यादा होना जैसे लक्षण भी बड़े पैमाने पर देखे गए हैं। जानकार मानते हैं कि इसका एकमात्र कारण बच्चों का घर के अंदर बंद होना है। ये काफी स्टडीज हैं जो हमारे 10 कंट्रीज से 22,996 चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में की गई थी। उनको पूल करके एस्टिमेट किया तो उसमें देखा है कि 34.5% बच्चों में एंजाइटी थी, 41.7% में डिप्रेशन, 42.3% में इरिटेबिलिटी और 30.8% में इनअटेंशन। 79.4% बच्चों में नेगेटिवली इफेक्ट हुआ था ये पैंडेमिक और क्वारंटाइन का। और इसमें से कम 22.5% बच्चे हैं जिनको सिग्निफिकेंट फियर है कोविड-19 होने का, और 35.2% बच्चे बोर्डम के शिकार हैं और 21.3% में कोई स्लीप डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम है। और पेरेंट्स और जो केयर गिवर्स है उसमें 52.3% को एंजाइटी थी और 27.4% को डिप्रेशन। इस बीच दूसरी लहर में जिस तरीके से बच्चे अनाथ हुए हैं और आने वाले लहर में बच्चों के लिए इसे बहुत बड़ा खतरा बताया गया है। बच्चों पर इसका काफी ज्यादा मानसिक प्रभाव पड़ता है। आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते ऑनलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन क्लासेस में जाते थे, स्कूल जाते थे तो 10 बच्चों से मिलते थे, उनकी चीज़ें सीखते थे, उनसे कुछ सीखते थे, कुछ सिखा के आते थे। पर यहाँ पे सिर्फ इंटरेक्शन टीचर्स तक ही रह गया है, बच्चे आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। स्कूल ओपन हो जाएं, बच्चों की थोड़े इंटरेक्शन हो, बच्चे बाहर जाएं, बच्चे अपने दोस्तों से मिलें, कुछ सीखें, कुछ करें। बच्चे बिल्कुल डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं
तो मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा बच्चों के बारे में भी सोचें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए कोरोना के केस कम होते ही स्कूल खोलने पर विचार करना चाहिए, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए राज्य सरकारें फैसला ले सकती हैं। जानकारों के मुताबिक दुनिया भर के कई देशों में स्कूल खोले जा चुके हैं। स्कूल न खुलने से बच्चों के विकास पर बड़ा असर पड़ता है। स्कूल बंद करके हम ज़्यादा हार्म कर रहे हैं बच्चों का, और ये पूरा दुनिया में डॉक्यूमेंटेड है। बीमारी से जो है जितना हार्म हो रहा है उससे कई टाइम ज़्यादा कर रहे हैं। उनके ओवरऑल विकास पे प्रभाव पड़ता है, उनकी मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों का जो है इसको हमें जो है वेट करना चाहिए कि क्या है, वेटेज मतलब देना चाहिए कि स्कूल बंद करने से कितना नुकसान है, कितना फायदा है, स्कूल खोलने से कितना नुकसान है, कितना फायदा है। स्कूल शुरू हो चुके हैं, बच्चे जा रहे हैं, और कई देशों में तो जहां वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है वहां पे तो मास्क भी नहीं पहन रहे। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ मैं समझता हूं कि स्कूल खुलेंगे और बच्चे स्कूल जाएंगे, और इन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि यदि कोई भी, किसी को भी बुखार हो, किसी को भी कोई लक्षण आए, तो वो तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाएं और उपचार लें। एक्सपर्ट स्कूल खोलने को लेकर पक्ष में दिख रहे हैं। इसके पीछे आधार यह है कि कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ी है और तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होने की आशंकाओं को नकारा जा रहा है। देश में बाल रोग विशेषज्ञों के सबसे बड़ी एसोसिएशन में से एक IAP ने कहा है कि अब तक बच्चों में लगभग 90% संक्रमण हल्के या एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं। भारतीय बाल रोग अकेडमी ने कहा है कि इस बात के सबूत नहीं मिल रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए ज्यादा खतरा है, लेकिन तैयारी करके रखनी चाहिए। यही नहीं, एम्स के डायरेक्टर और कोरोना पर बनी एम्पावर्ड ग्रुप के सदस्य डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरे वाली बात से इनकार किया है। का चांसेस तो जरूर है, बट तीसरा वेव केवल बच्चों के लिए होता है और बड़ों के लिए होता है, अभी बोलना मुश्किल है। केवल बच्चों के लिए होगा उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस वगैरह नहीं है, बट दोनों में हो सकता है। पिछले दोनों वेव्स को देखें तो एक वर्ग जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर आए तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में है, और वायरस तो वही है। इसलिए ये कहना है कि अब अगले वेव में बच्चों के बहुत सीरियस होंगे या बच्चों में डेथ ज़्यादा होंगी, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। दूसरा चीज़ ये है कि तैयारी हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो हाइपोथेसिस है लोगों का वो ये है क्योंकि बच्चे अभी प्रोटेक्टेड हैं, उनमें केसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो घर पे रहे हैं, स्कूल पे नहीं गए हैं, या कॉलेजेस में लोग बच्चे नहीं गए हैं, और जब ये स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, बच्चे आपस में मिलेंगे, तो शायद केसेस बढ़ सकते होंगे। लेकिन अभी तक जो भी डेटा है वो ये कहते हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा। बहरहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अभी ये भी तय नहीं है कि स्कूल अभी खुलेंगे या नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि स्कूल खुलने का अधिकार राज्यों को दिया गया है, क्योंकि कोरोना की स्थिति हर राज्य में एक जैसी नहीं है। कहीं ज्यादा केस है तो कहीं कम। यही वजह है कि राज्य सरकार अपने यहाँ की स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने का फैसला कर सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या तीसरी लहर में अगर बच्चों के लिए ज्यादा खतरा नहीं है तो दूसरी लहर का कहर खत्म होने के साथ स्कूल खुल सकेंगे? क्या बच्चे इस साल ऑनलाइन के बजाय सीधे स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे? किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर और मोबाइल के पदों पर। ये लाइनें गुलजार के लिखी हुई हैं, लेकिन आज के हालात पर बच्चों को देखकर बिल्कुल सटीक बैठती है। जो बच्चे आज घरों में कैद हैं, उनकी छटपटाहट अब साफ नज़र आती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कब ये छोटी और मासूम जिंदगियां फिर से खिलखिलाएंगी और फिर से स्कूलों में दौड़ेंगी। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। तो आपने जो रिपोर्ट देखी, जो आंकड़े देखे, वो वाकई चौंकाने वाले हैं। ये रिपोर्ट गहरी रिसर्च है, महीनों की स्टडी के बाद बनाई गई, तैयार की गई। क्या है इस रिपोर्ट में और किसने से बनाया है, ये जानने के लिए आपको लिए चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास। पूजा, ओवर टू यू। कोरोना काल में इंसान घर की चारदीवारी में बंद रहने को मजबूर हो गया है, लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं कि इसकी वजह से बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? इसे लेकर एक स्टडी की गई। स्टडी में यह पता लगाया गया कि बच्चों पर कोरोना का क्या असर हुआ, बच्चों पर क्वारंटीन का क्या असर पड़ा, बच्चों पर इसका व्यावहारिक असर क्या पड़ा, और साथ ही बच्चों की मानसिक स्थिति पर कितना बुरा असर पड़ा है।
इस स्टडी में 15 रिसर्च पेपरों पर शोध किया गया। इस रिसर्च में 22,996 बच्चों के डेटा को रीड किया गया। यह रिसर्च ऑक्सफोर्ड एकेडमी में पब्लिश हुई है। इस रिसर्च पेपर को 8 बड़े डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है। प्रतीक कुमार पांडा, MD, DM, जूही गुप्ता, MD, साइनी रॉय चौधरी, MD, ऋषि कुमार, MD, अंकित कुमार मीणा, MD, प्रियंका मदान, MD, DM, इंद्र कुमार शहरावत, MD, DM, शेफाली गुलाटी, MD, FAMS। इस रिसर्च पेपर में आगे क्या क्या कहा गया है उसे भी बताएंगे। फिलहाल अपने डॉक्टरों के पैनल से समझते हैं कि आखिर ये इफेक्ट कितना बुरा और गहरा है। और इस वक्त पैनल हमारे साथ, बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। दरअसल ये जो रिसर्च निकल कर आई है वो चिंताजनक है और ये शो खासतौर पर बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगले 1.5 घंटे तक आप कहीं मत जाइएगा, ये शो बहुत ध्यान से देखिएगा। जो दिक्कतें हुई हैं वो कैसे दूर हो सकती हैं, आज ये तमाम एक्सपर्ट्स आपको बताने वाले हैं। डॉक्टर रवि मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, CMD हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में, चर्चा में। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्पेशल इंटरनल मेडिसिन। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यतेंद्र कसाना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओनिका मेहरोत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं कालकाजी पब्लिक स्कूल की। मैडम, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर पंकज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल। सर, स्वागत है आपका। साथ ही मेरी सहयोगी पल्लवी झा मौजूद हैं। मैं तमाम एक्सपर्ट्स का रुख करूं उससे पहले पल्लवी आपके पास आती हूं। पल्लवी, आप खुद एक मां हैं और समझ सकती हैं कि जो 1 साल का पीरियड रहा, बढ़ा भी आगे, लॉकडाउन हुआ, क्वारंटीन भी हुए, बच्चों को इफेक्ट किया है, बच्चों में बदलाव नजर आया है, ये हमने देखा है और आपने भी देखा होगा। देखिए, बिल्कुल विपिनेश, जाहिर तौर पर 1 साल से मैं कहूँगी कि लंबा वक्त है जब बच्चे घरों में कैद हैं और न बाहर जा पा रहे हैं, न किसी से मिल पा रहे हैं, और बिल्कुल कहें तो एक सीमित दायरा हो चुका है। और यही इशारा कर रही है जो स्टडी एम्स की है कि किस तरीके से बच्चों पर प्रभाव पड़ा है मानसिक तौर पर। यूँ कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि फिजिकल से ज़्यादा घातक मानसिक बीमारी होती है, और जो कि हमारे अभी छोटे छोटे बच्चों में इस तरीके के अगर आंकड़े दिख रहे हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भविष्य क्या होने जा रहा है। और ऐसे में अगर हम सब मिलकर अभी से ही कदम नहीं उठाते हैं तो देखिए ये और चिंता जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा बच्चों के लिए। इसीलिए जब इस बात की चर्चा हो रही है कि तीसरी लहर आएगी या चौथी लहर आएगी या जो भी लहर आएगी, अगर हम ये जानते हैं कि कोरोना अब हमारे बीच में है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो ज़रूरी है कि तमाम जानकार, तमाम जो सरकारें हैं वो इस ओर सोचें कि आगे किस तरीके से बच्चों को स्कूल में लाया जाए, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे बढ़ाई जाए, बच्चों के इंटरेक्शंस कैसे किए जाए। तो अगर आज से ये कवायद शुरू होती है, आज से ये हम एक तरीके से कहें कि तैयारी शुरू होती है, जो कि हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में दिख रही है कि एंटिसिपेट करके कि बच्चे के लिए हो सकता है कि तीसरा लहर खतरा होगा, तो उसके लिए हम अस्पतालों में तैयारी या ट्रायल कर रहे हैं। तो उसको लेकर हमें ये भी तैयारी करनी चाहिए कि कैसे उनको स्कूल तक पहुंचाया जाए, कैसे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जब स्कूल खुले तो अपनाया जाए, किस तरीके से टीचर्स का इंटरेक्शन बच्चों के साथ हो, क्योंकि देखिए ये अब बिल्कुल नया नॉर्मल होने जा रहा है। और इस तरीके से अगर आप अभी से ही बच्चों में ये नहीं एक तरीके से बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे और समझाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आने वाले समय में। और जबकि हम ये जानते हैं कि अभी कोई भी हमें रास्ता नहीं दिख रहा है कोरोना से निपटने का सिवाय वैक्सीन के, और अभी हम बच्चों में वैक्सीन ट्रायल ही कर रहे हैं और ये भी नहीं पता है कि वैक्सीन देने के बावजूद भी क्या वो सेफ रहेंगे या नहीं। तो इस वक्त बहुत जरूरी है बच्चों का ख्याल रखना। पल्लवी, आप मेरे साथ बने रहें क्योंकि डॉक्टर्स का बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर रवि मलिक, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं। हमेशा बच्चों के बारे में आपसे बात होती रही है और आपने बहुत अच्छी जानकारी शेयर भी की है, लेकिन एक रिसर्च भी सामने आई है, उसमें क्या है वो तो हम दिखाएंगे ही। लेकिन सर, आपने खुद देखा होगा कि 1 साल जो लॉकडाउन पीरियड रहा, बच्चे घर में बंद रहे, काफी हद तक बदल दिया है बच्चों को, चाहे उनके मानसिक स्थिति की बात करें, उनके बिहेवियर की बात करें। आपने खुद वॉच किया होगा सर। बिल्कुल, हम लोग जब क्लिनिक्स में भी बैठते हैं तो मैंने वॉच किया है, बच्चे आजकल ऑब्सेशन से, डिप्रेशन से काफी आते हैं, उनके बिहेवियर चेंजेस काफी हो गए हैं।
देखिए बच्चे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते, तो ये हम पेरेंट्स की ड्यूटी है कि हम उनसे कम्युनिकेट करें, उनकी हिडन एंजाइटीज को एक्सप्लोर करें। वो बेचारे ये हर वक्त उनकी, मोस्टली मैंने देखा है क्लिनिक में जो बच्चे मेरे पास आते हैं उनकी फियर ये होती है कहीं माँ बाप को कोरोना हो जाए या मेरे परिजनों को कोरोना ना हो जाए और हम इन्हें लूज ना कर जाए। दूसरी चीज है बहुत ज्यादा वो इंटेलिजेंस सोशल मीडिया में करने की वजह से बच्चे ये भी जानकारी में रखते हैं कि इतनों की मौत हो गई, इतनों की ये हो गई। बच्चों को हमें प्रॉपरली एजुकेट करना है, सिल्वर लाइनिंग अराउंड द क्लाउड दिखानी है, उन्हें रिलायबल इंफॉर्मेशन देनी है। सबसे पहली चीज बच्चों को ये कम्युनिकेट करना है कि ये बीमारी डेफिनेटली जानलेवा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे देश में मृत्यु दर 1% है, जिसमें कि हम सब कुछ अगर लगा लें तो लगभग 1.2% के करीब मृत्यु दर है। और अगर हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो मृत्यु दर और भी बहुत कम है। तो पहले तो बच्चों को यह समझाना बड़ा जरूरी है। दूसरा, मैं तो सोचता हूं बच्चों को एक कोविड का हमें चैप्टर लगा देना चाहिए, जिससे कि बच्चे कोविड का पूरा ज्ञान ले लें। अब मेन चीज मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि रिकॉग्नाइज कैसे करें कौन से बच्चों को साइकोलॉजिकल विकार आ रहा है। देखिए, अगर कभी भी आपको लग रहा है कि आपका बच्चा आइसोलेट होने लग गया, अलग से रहने लग गया, इंटरेक्शंस नहीं करता, गेम्स में ध्यान नहीं दे रहा, जो भी आप इंडोर गेम्स वगैरह उसे खिलाते हैं उसमें ध्यान नहीं दे रहा, खाना पीना ठीक नहीं ले रहा, या बच्चे को क्राइंग स्पेल्स आ रहे हैं, बीच बीच में रोता है, इरिटेबल होता है, या बच्चा बिना किसी बात के कभी पेट में दर्द बताता है, कभी सिर में दर्द बताता है, कभी टेम्परेचर चेक करने की कोशिश करता है, कहता है मुझे फीवर हो रहा है, ये सारे जो लक्षण हैं ये अंडरलाइंग डिप्रेशन के या साइकोलॉजिकल विकार के लक्षण हैं। इनको रिकॉग्नाइज करना बड़ा जरूरी है, खास करके अगर बच्चे में स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, या बच्चे में फोबियाज आ रहे हैं, या बच्चा घर में अकेला बिल्कुल नहीं रहना चाहता, अंधेरे से डरना शुरू कर दिया, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप तो ये है कि हम बच्चों के विकार को देखें। दूसरा स्टेप है हम उनको रीजनिंग के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन करें। तीसरा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें और उनकी एक रिचुअल जो है वो हम पूरी फॉर्मुलेट करें कि सुबह उठेंगे आप योगा करेंगे, फिर आप नाश्ता करेंगे, फिर आप ग्रैंडफादर के साथ खेलेंगे या मदर के साथ खेलेंगे, फिर आप उसके बाद उनको प्लेज में एनकरेज करो। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, मैं एक चीज और बताऊंगा, उनका स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करो। मैं देख रहा हूँ बच्चे आजकल स्क्रीन के ऊपर बहुत बैठे रहते हैं, या वीडियो गेम्स देखेंगे या मीडियाज देखेंगे। स्क्रीन टाइम शुड नॉट बी, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, स्क्रीन टाइम शुड नॉट बी मोर देन 2 आवर्स। और बच्चों का स्क्रीन टाइम आजकल जो है 8-8, 10-10 घंटे जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन भी स्क्रीन के ऊपर हो रही है। तो इसके भी बच्चों के ऊपर डिफरेंट तरह के विकार आते हैं। तो इट इज अ मल्टी प्रोंग अप्रोच, जिसमें कि हम लोगों को, पेरेंट्स को मेनली एजुकेट करना बड़ा जरूरी है। और मल्टी प्रोंग अप्रोच के साथ में अगर हम जाते हैं तो ये साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स बच्चों में हो रही है उनका हम बड़े अच्छे से वो कर देंगे। दूसरी तरफ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए पीडियाट्रिशियन मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूं, आपको बताना चाहूंगा वैक्सीनेशन की ड्राइव तेज होनी चाहिए, हमारे बच्चे इन्फेक्ट नहीं होने चाहिए, किसी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि थर्ड वेव में बच्चे नहीं आएंगे, किसी अटकलों पे नहीं जाना। दिस इज एन अनप्रिडिक्टेबल डिजीज। बच्चों के लिए हमें तैयारी रखनी है। फर्स्ट से सेकंड वेव में बच्चे ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, थर्ड वेव में भी ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। और ये सर एकदम आप सही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन तो हमें कराना ही है बच्चों का, लेकिन घर बैठे जो बच्चे 1 साल से कमरों में बंद हैं, घर में जो उनके साथ ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, उनका क्या करें? उन्हें तो पहले अब सॉल्व करना होगा। डॉक्टर स्वाति, आप भी अच्छे से समझ सकती है, इस कोरोना ने हम बड़ों की जिंदगी तो बदली है, लेकिन मैं बच्चों, मासूमों की बात करूं तो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। मैं या यूं कहूं कि उनका बचपन जो है पीछे रह गया है। पहले वो पार्क जाया करते थे, खेलते थे, दोस्तों से मिलते थे, किताबें उनके बहुत नजदीक हुआ करती थी, और इन सब ने काफी इफेक्ट किया है बच्चों को। बिल्कुल ठीक कह रही हैं विमलेश आप। और अगर यूनाइटेड नेशंस की आप स्टडी उठा करके देखें तो उन्होंने भी साफ तौर से ये बात बोली है कि पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा विक्टिम इस पूरे कोरोना काल में कोई बना है तो वो बच्चे ही बने, क्योंकि बच्चों का जो सोशल नेटवर्क था, बच्चों का जो कुशन था, वो सारा सब कुछ प्रभावित हो गया है। तो बच्चे ही ऐसा वर्ग है जो मेंटली सबसे ज्यादा आज की तारीख में प्रभावित हैं, और बच्चे ही ऐसा वर्ग है जो कि मान के भी चल रहे हैं कि 4 से 6 करोड़ बच्चे जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे इस पूरा कोरोना महामारी के समय में। ऐसे में देखिए, अभी आपने शुरुआत स्कूल से करी विमलेश जी, और मैं बोलूंगी जो बच्चों का हल है वो भी वहीं स्कूल में ही है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जब हम स्कूल की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां से ज्ञान मिलता है,
ज्ञान के साथ साथ स्कूल के और भी बहुत सारे रोल हैं जिनकी तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले बच्चों का एक रूटीन बनता है। स्कूल की वजह से बच्चों का एक समय निर्धारित होता है कि कब हमें उठना है, कब हमें तैयार होना है, कब हमें खाना खाना है। ये हमारा पूरा रूटीन है जिसमें कि वो बिजी रहते हैं। तो हमें रूटीन की तरफ बच्चों के लिए किसी न किसी तरीके से घर में वापस जाने की जरूरत है। दूसरी चीज है, स्कूल वाले ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो स्कूल वाले क्या करते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हम बच्चों के लिए कुछ रोचक एक्टिविटीज भी करें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करें, ड्राइंग भी करें, म्यूजिक भी करें, पेंटिंग भी करें, ताकि बच्चों को हम जो है मोटिवेटेड रख सकें। तो वही चीज हमें घर में लेकर आनी होगी। हमें घर में बच्चों को ऐसी रुचियों में उलझाने की जरूरत है जिनमें उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करे, जहां उनका मन लगे, जो उन्हें इन सब चीजों से डाइवर्ट करे। तो हमें कोशिश करनी कि हम बच्चों को उधर लेकर के आए। तीसरी चीज है, स्कूल हमारी जिज्ञासाओं को खत्म करता है। वो हमारे मन में जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, उनका सोल्यूशन देता है। टीचर्स उनके सोल्यूशन देते हैं। वो सोल्यूशन आज पेरेंट्स को देने की जरूरत है कि बच्चों के मन में कोरोना से लेकर के या समय की अनिश्चितता को लेकर के जो उनके मन में प्रश्न हैं, उनको हम सॉल्व करें। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि बच्चे इस सब चीजों को ना जाने, उन्हें पता ना चले, तो भी वो हमारे कन्वर्सेशंस को सुनते हैं और वहां से जो वो नॉलेज लेते हैं वो उनके लिए ज्यादा घातक होती है। इसलिए अच्छा ये है कि हम प्रोएक्टिवली होकर के उनको चीजें समझाएं ताकि वो उस परिप्रेक्ष्य को समझ सके और इस बीमारी को समझ सके और उनका डर खत्म हो। और आप किसी पॉइंट से चर्चा को, यस, चौथी चीज बताइए मैम, फिर इसी चर्चा को आपके पॉइंट से आगे ले जाऊंगी मैं। चौथी चीज क्या है? देखिए, चौथी चीज है कि बच्चों को वहां पर दोस्त मिलते हैं। वो दोस्त अब बच्चों को नहीं मिल पा रहे, तो वो दोस्त माँ बाप को कहीं ना कहीं बनने की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। आप थोड़ा वक्त बच्चों के साथ, चाहे उनके स्टूपिड गेम्स लगते हैं आपको, चाहे उन्हें लगता है कि इन गेम्स में हमें रुचि नहीं लग रही, तो भी हमें वो गेम्स बच्चों के साथ खेलने चाहिए, व्यतीत करना चाहिए, ताकि उनके जो अंदर के इनहिबिशंस हैं, उनके अंदर जो भावनाएं हैं, जो उनकी इमोशनल नीड्स हैं, वो पूरी हो सके। तो अगर हम इन थोड़ी चीजों का ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि जो स्कूल का मॉडल है उसी को अगर हम घर में ले आए और उन चीजों को पूरा करें, तो एटलीस्ट जब तक स्कूल नहीं खुल रहे, जब तक बच्चे लॉकडाउन में हैं, हम जो उनकी इमोशनल नीड्स हैं, मेंटल नीड्स हैं, उनको जरूर पूरा कर सकते हैं और उनको इस एंजाइटी, डिप्रेशन जो ये आज की तारीख में हो रहा है, इनसे काफी हद तक बचा सकते हैं। क्योंकि हम अपनी झुंझलाहट, हम अपना इरिटेशन जो है बच्चों को पास ऑन कर रहे हैं, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों को इंसुलेटेड रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त, वरना हम शायद ये वक्त भूल जाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए ये वक्त वो नहीं भूलेंगे, उनके लिए ये जख्म बनकर रह सकता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस वक्त को बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा उनको इंफॉर्मेशन दें, ज्यादा से ज्यादा उनको क्रिएटिव चीजों की तरफ लगाएं और ज्यादा से ज्यादा उन्हें पॉजिटिव न्यूज दें, सकारात्मक खबरें उन तक पहुंचाएं, ताकि उनके मन में इस बीमारी को लेकर के भय नहीं समाए, बल्कि वो ये समझ पाए कि इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं और हम निकलकर आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल बताना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। लेकिन इसी से एक सवाल एक उठ खड़ा होता है और गंभीर सवाल है। यतेंद्र जी, आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है और घरों के हिसाब से हम बात करें तो कितने माता पिता इस तरीके से अवेयर हैं, शायद वो समझ भी नहीं पा रहे होंगे बच्चों के सिम्टम्स को, इस एक साल में उनमें क्या बदलाव हुए हैं, वो वॉच भी नहीं कर पा रहे होंगे। एक बड़ी समस्या इसमें है और जहाँ तक देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए एक अलग तरह की समस्या है। उनके साथ इस तरह से परिवार में कई लोग बीमार हुए और कई लोग इसमें इन्फेक्टेड थे और वो सब लोग को बच्चे देख रहे थे और उनसे भी बच्चों को अलग रखना था और पेरेंट्स को अपना भी ध्यान रखना था। घर में जो बुजुर्ग थे उनको भी। सच बात यह है कि बच्चे एक बड़े ही अलग तरह के मानसिक दौर से, एक बड़े मानसिक तनाव के दौर से गुजरे हैं और वो समय मैं देख रहा हूँ कि काफी तो निकल चुका है, जैसा कि अभी देखने में आ रहा है कि चीजें कुछ सुधरी हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को एक बड़ी अलग तरह की जो मानसिक परेशानी है वो रही है और उस सब से लड़के, क्योंकि बच्चे फाइटर्स होते हैं, डॉक्टर्स मेरे से बेहतर बता सकते हैं कि वो लोग, हम तो एक माता पिता के तौर पर ही समझ सकते हैं कि छोटी जो समस्याएं आती हैं उनसे बच्चे बहुत जल्दी निकल कर आते हैं और अपने आप को जो माहौल है उसमें ढाल लेते हैं वो अपने आप को। तो बच्चों ने इसमें अपने आप को ढालना सीखा है। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, जो मेरा बेटा है छोटा, वो अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करता है और उनके साथ गेम्स खेलता है, उनसे बातें करता, अपने आप को शेयर करने की कोशिश करता है कि अपने व्यूज को उनके साथ शेयर करता है। गैजेट भी हानिकारक है बच्चों के लिए, हम ज्यादा बेशक, लेकिन देखिए जैसा समय होता है आपको वैसा अपने आप को ढालना पड़ता है। जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की 6-6 घंटे,
तो बच्चा यदि 1 घंटे अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर लेता है ऑनलाइन अपने आप को अपना आकर, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। जैसा माहौल हो उस हिसाब से बच्चा अपने आप को ढाल रहा है, तो हम लोगों को उसमें सहयोग करने चाहिए। पेरेंट्स अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वो लोग इन्वॉल्व रख सकें, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे घर इतने बड़े नहीं है। वही सवाल मैंने पूछा था कि हर माता पिता ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जी, बहुत छोटे मकान भी लोगों के पास हैं, घर छोटे हैं, तो वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बच्चे बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आसपास के माहौल को, तो वो बच्चे कोशिश कर रहे हैं उसमें बसने की। ये बिल्कुल अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बच्चों में एक बड़ी परेशानी है कि वो बार बार अपना टेम्परेचर चेक करने की कोशिश भी कर सकते हैं, बार बार और चीजों की तरफ उनका ध्यान जा सकता है। मेरा बेटा भी पूछ रहा था कि पापा क्या मुझे इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की समस्याएं हैं, हम लोग उनके साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रह सकते हैं। पेरेंट्स कोशिश करें, उनकी बातों को सुने, और हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और साथ में उनके साथ एक और स्कूल की भी है कि स्कूल की क्लासेस भी अभी तक उनकी चल रही थी, उसमें भी वो बेचारे परेशान थे। हमने सरकार से उसमें भी मांग की कि भाई अभी जब तक ये बहुत ज्यादा बढ़े हुए केसेस हैं और केस जब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस दौरान बच्चों को कम से कम क्लासेस बंद कर दी जाएं, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, ऑल राइट। प्रिंसिपल जी हमारे साथ मौजूद हैं, ओनिका जी हैं। ओनिका जी, क्योंकि आप मैं आ रही हूँ सर आपके पास, आप बच्चों को बहुत करीब से जानती हैं और हर शिकायत आप तक पहुंचती होगी। तो ये जो 1 साल रहा, बच्चे बंद रहे, स्कूल नहीं जा पाए, आपसे भी दूर रहे, तो माता पिता के डेफिनेटली कॉल आए होंगे आपके पास बच्चों को लेकर। तो किस तरीके की उनकी प्रॉब्लम्स थी और क्या आपने उनको सुझाया? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे चर्चा होनी बहुत जरूरी थी कि बच्चे स्कूल में कैसे वापस आए। और ये समय है कि अगर हम हाथ पे हाथ, पल्लवी जी जैसे कहा, धर के नहीं बैठ सकते, इसका इंतजाम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नहीं तो मिश्रा जी ऐसा गहरा स्कार बच्चे के मन में आएगा जो हम मिटा नहीं सकेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पैनलिस्ट सब ने कहा, कि पेरेंट्स उनको रियलिटी से फेस करवाएं, उनको आश्वासन दें कि ये दौर भी निकल जाएगा। एक दूसरा, टीचर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मैडम। यहाँ पर उन्होंने एक सरोगेट मदर की तरह, एक फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह आगे आई और लिटरली अपने घर के दरवाजे खोले, वक्त बेवक्त नहीं देखा, और जब बच्चों ने चाहा उनसे बात करना तो वो भी किया, और एक उनको बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि भले ही मैं आपको एक रियलिटी में मिल नहीं सकती, हक नहीं दे सकती, बट ये मेरा वर्चुअल आपसे अफेक्शन है, कांटेक्ट है, मेरा टच है, आप घबराइए मत, हम आपके लिए हैं। जब ये बातें उन्होंने टीचर से सुनी तो उनको लगा कि नहीं, जैसे सिल्वर लाइनिंग क्लाउड की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, बिल्कुल वैसे ही फील हुआ। पर ये साल निकल गया, अब लगता है मुझे वो पेशेंस कहीं ना कहीं अब खत्म भी हो रही है। जाहिर सी बात है, बैक टू बैक आ रहा है, फर्स्ट वेव आई, अब सेकंड वेव आई, अब आपने एक फियर डाल दिया थर्ड वेव। कब तक बच्चे इसको कैजुअल लेते रहेंगे? कहीं ना कहीं उनके अंदर भी फियर फैक्टर आ रहा है। और अभी स्कूल बंद है, मई का महीना पूरा छुट्टियां की, जो कि मैंने कहा मुझे लगा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक फैमिली मैडम अफेक्टेड थी। अब ये एक तरह से थोड़ा काम डाउन हुआ है, और एटलीस्ट मैंने अपनी तरफ से तो फर्स्ट वीक ऑफ जून एकेडमिक्स नहीं, लेकिन जनरल क्रिएटिविटी क्लासेस तो मैं जरूर लगाऊंगी, इररिस्पेक्टिव कि वो हमें ऑर्डर्स मिले ना मिले, बट मैं एक जनरल कोऑर्डिनेशन, एक दोबारा से रीयूनाइट, वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल पिकनिक, ये बहुत अच्छा कदम रहेगा, ये बहुत अच्छी सोच है मैडम। रियली में ये सब करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। माता पिता पेरेंट्स मिल जाएं तो फिर समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। डॉक्टर पंकज कुमार हैं और सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं। सर, आप बेहतर बता सकते हैं, जब ये हालात होते हैं इस तरीके से तो क्या असर पड़ता है मेंटली, फिजिकली, हेल्थ वाइज, कैसे निकला जा सकता है? देखिए, हमें समझना ये है, जो ये परिस्थितियां हैं ये एक दिन से नहीं, पिछले करीबन 1-1.5 साल चल रही हैं, और जो लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम सबको पता, उसमें जाने की जरूरत नहीं डिटेल्स में। पैंडेमिक के दौर में सब में मानसिक त्रुटियां आई हैं, मानसिक आघात आया और स्ट्रेस कई गुना बढ़ गया है। तो जो ये बात आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। स्टडी ने जो बताया है वो तो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मैं बोलना चाहूंगा। हमारी क्लिनिक्स में जो पेरेंट्स और बच्चे आ रहे हैं वो कई गुना बढ़ चुके हैं, मेरे और मेरे साथियों के, और बहुत घबराने वाले, चिंताजनक संदेश या इशारा कर रहे हैं। सो हमें समझना, हम लोगों को तैयार रहना है। जो अभी स्थिति जो दिख रही है भयानक, उसके लिए, और जो आगे आने वाली है साइकोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चाइल्डहुड,
एंड देयर मेंटल डेवलपमेंट, उनके मानसिक विकास पे वो हमें समझना है। हमें जानना है कि जब हम बड़े लोगों को एक नेगेटिव इम्पैक्ट इतना आघात पहुंच चुका है इस बीमारी का, इन हालातों का, जो हम लोग मेंटली सक्षम है चीजों को समझने और झेलने के ज्यादातर लोग, पर जो छोटे बड़े व्यक्ति का होता है, तो उस प्रकार हमें समझना पड़ेगा कि जब बच्चे का विकास, मानसिक विकास इस प्रकार नहीं है तो उन चीजों को उतनी अच्छी से समझ नहीं पाएगा। छोटा खतरा, छोटा नेगेटिविटी भी उसको बहुत बड़ा नजर आएगी। परिवार में चाहे बच्चे सामने बात ना भी करें तो नेगेटिव वाइब फैमिली में रहती है, क्योंकि पेरेंट्स उस चीज को खुद झेल रहे हैं, खुद महसूस कर रहे हैं, तो अपने आप चीजों को जानना पड़ेगा और बच्चों को कहने की नेगेटिविटी वो आगे बढ़ती है और आगे ट्रांसफर होती है। तो इसके देखे जान के हमें देखना पड़ेगा कि बच्चों में नेगेटिव इम्पैक्ट डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम, इरिटेबिलिटी, बिहेवियरल प्रॉब्लम, सुसाइडल थ्रेट तक बच्चे मैंने देखे जो सुसाइड की अटेम्प्ट बच्चे कर रहे हैं इस तनाव के चलते हुए, ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, तुम्हें देखना पड़ेगा। बहुत तो बड़ा पेन है सर, ये बहुत बड़ा पेन है सर। इस साइकोलॉजी को मैं आपसे अच्छी तरह से समझूंगी। इसको कई बार ये भी होता है कि हमें बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, तो कितने माता पिता ऐसा कर पा रहे हैं घर में, ये भी हम आगे जानेंगे। तो अभी तक जो आपने देखा कि बच्चों में दिक्कतें क्या क्या हो रही हैं, लेकिन अब आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि ये दिक्कत कितनी बड़ी है। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं मेरी सहयोगी पूजा का, क्योंकि जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि जो क्वारंटीन पीरियड रहा, लॉकडाउन का पीरियड रहा, इस कोरोना काल का देश दुनिया के बच्चों पर क्या असर पड़ा है। ओवर टू यू पूजा। जी, तो अब आपको आंकड़ों के हिसाब से समझाते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए हालातों का बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ा है। 79.4% बच्चों पर कोरोना महामारी का बुरा असर पड़ा है। 34.5% बच्चों में एंजाइटी की दिक्कत देखी जा रही है। 41.7% बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। 42.3% बच्चों में चिड़चिड़ापन देखा जा रहा है। 30.8% बच्चों में ध्यान देने में उन्हें दिक्कत हो रही है। 22.5% बच्चों में कोरोना का डर बैठ गया है। 35.2% बच्चे घर पर बैठे बोरियत महसूस कर रहे हैं। वहीं 21.3% बच्चों में नींद न आने की दिक्कत हो गई है। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स या केयर टेकर्स भी मानसिक रूप से कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। 52.3% केयर टेकर्स एंजाइटी के शिकार हो गए हैं। 21.3% केयर टेकर्स डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। तो ये तो हमने आपको दिखाया कि बच्चों में दिक्कत क्या हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है। एक बार फिर रुख करते हैं अपने पैनल की तरफ। तो आपने देखा पूजा ने बहुत डिटेल में ये तमाम आंकड़े आपके सामने रखे। ये 22,996 बच्चे थे जिनके डेटा को रीड किया गया। 15 रिसर्च पेपरों का ये शोध है और उसके बाद ऑक्सफोर्ड एकेडमी में ये रिपोर्ट छपी जिसमें ये तमाम दिक्कतें, मानसिक दिक्कतें, केयर टेकर भी इससे दूर नहीं रह पाए, इनमें ये गंभीर समस्याएं पाई गई हैं। इस तरफ हमारा आज तक ध्यान नहीं था, लेकिन अब गया है और इसका समाधान क्या है यही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से डॉक्टर साहब, डॉक्टर रवि मलिक आपके पास आ रही हूं। आपने देखा सर कि शोध में, इस रिसर्च में कितने गंभीर परिणाम आए हैं, इस तरफ कोई सोच नहीं पा रहा था, लेकिन अब सर सोचने की जरूरत है। मानसिक तौर पर बच्चे ज्यादा शिकार हुए हैं, उनको बहुत इफेक्ट किया है इस लॉकडाउन ने। ये समय है कि हमें बच्चों के मानसिक हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के बारे में सोचना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहूंगा और सरकार को भी गुजारिश करना चाहूंगा, बच्चों के इंजेक्शन तुरंत आने चाहिए। फाइजर है, जो भी कंपनी है, जहां पर भी 12 से 18 साल के बच्चों को लगता है उनको इंपोर्ट कीजिए और हमारी जो इंडियन वैक्सीन है उनके फटाफट ट्रायल्स खत्म करके बच्चों को वैक्सीन दे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मील का पत्थर रहेगा। एक तो बच्चों को भी एश्योरेंस रहेगी और पेरेंट्स को भी एश्योरेंस रहेगी कि हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हैं। आप इस वेव में भी देखो, जितने एडल्ट्स को वैक्सीन लगी हुई थी उनके कॉम्प्लिकेशंस प्रैक्टिकली ना के बराबर हुई है। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिससे बच्चों की फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी। जहां तक मानसिक विकार का तल्लक है, मैंने आपको बताया था कि कुछ मैंने सिम्टम्स बताए थे कि इसमें इन बच्चों में हमें खास ध्यान रखना है। अब हम करें क्या? जब हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे के अंदर कुछ मानसिक विकार के सिम्टम्स आने लग गए, बच्चा रो रहा है, बच्चा इनसिक्योर फील कर रहा है, बच्चे का खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, या बच्चे की स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, एपिटाइट प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम करें क्या?
इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन। पेरेंट्स को कम्युनिकेशन करनी चाहिए और वो भी पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में मैं 5 चीजें बताना चाहूंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम उन्हें कम्युनिकेट करें। नंबर 1, हमें बच्चों को सबसे पहले तो ये इन्वॉल्व करना चाहिए कि दिस इज ए ट्रीटेबल इलनेस। जो मीडिया में चलता है या हर जगह चलता है कि इसका कोई हमारे पास, ठीक है हमारे पास कोई एंटीवायरल नहीं है डायरेक्ट, लेकिन इट इज ए ट्रीटेबल इलनेस। अगर हम शुरुआती दौर में जाते हैं तो इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, बच्चों को ये स्ट्रेस करना है। दूसरा, मैं बता चुका हूं, बच्चों को हमें बताना है कि मोर्टेलिटी रेट इसकी कम है। तीसरा, बच्चों को ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कि ये बच्चों को कम इफेक्ट करता है, और अगर इफेक्ट भी करता है तो दिस डिजीज, ये वायरस आपका दोस्त है, ये आपको ज्यादा सीरियस नहीं करेगा। बड़ों को थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन बच्चों को अभी तक के जितने भी आंकड़े आए हैं, बच्चों के अंदर बीमारी बहुत ज्यादा नहीं हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट चौथी चीज है, हमें बच्चों को ये बताना है कि किस तरह से हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट लगातार लगे हुए हैं। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है बच्चों को देने के लिए, किस तरह से वो इलाज कर रहे हैं, किस तरह से मरीजों को बता रहे हैं, और किस तरह से वैक्सीनेशन के अंदर फटाफट से डेवलपमेंट्स हो रही है, जिससे ही वो है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों को ये बतानी बड़ी जरूरी है कि ये प्रिवेंटेबल, फॉर्चुनेटली इट इज ए प्रिवेंटेबल इलनेस, और इसकी प्रिवेंशन के लिए ये हम 4 चीजें कर सकते हैं जो कि हम सबको मालूम है। वो हम बच्चों को स्ट्रेस करेंगे तो ये मैं सोचता हूं कि वी शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। हेल्थ ने हमेशा बैक सीट लिया बच्चों की एजुकेशन में भी। सही टाइम आ गया, मैडम भी यहाँ पर बैठी है, प्रिंसिपल मैडम, सही टाइम आ गया, हमें बच्चों को एक चैप्टर लगा देना चाहिए हेल्थ का। डाइट का क्या है, जंक फूड का क्या है, नॉट ओनली कोविड, वी शुड टेल देम अबाउट द इन्फेक्शन, एंड वी शुड ऑल्सो, हमें उनको ये भी बताना है सिल्वर लाइनिंग अराउंड द क्लाउड वो क्या है, कि देखिए मास्क पहनने से बच्चों के अंदर निमोनियाज कम हो गए। ये फैक्ट भी है, मैं एज ए पीडियाट्रिशियन आपको बता दूं, बच्चों के अंदर निमोनियाज कम हो गए, टीबी कम हो गई, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स कम हो गई, एलर्जीज कम हो गई है मास्क लगाने से। तो ये भी हमारे को बच्चों को बताना बड़ा जरूरी है कि ये देखिए बीमारी तो आई है, ये बीमारी भी एक चैलेंज की तरह आई है, लेकिन इसके पॉजिटिव पॉइंट ये सब है। जब हम उनको सकारात्मक रख के ये सब चीजें बताएंगे, और इंफॉर्मेशन भी हमें क्वालिटी इंफॉर्मेशन देनी है, उन्हें लेट लूज नहीं करना कि वो जो एडोलेसेंट्स हैं कि आप आराम से अपना साइट सजाएं, जो मर्जी पढ़ लें कोविड के बारे में, वहां हाहाकार मच रहा है। दूसरा, यह बच्चों को थोड़ा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में भी रखो। जो इन्फॉर्मेशन बच्चा कोविड के बारे में लेगा वो हमसे लेगा, बनिस्बत के सोशल मीडिया साइट से लेगा, तो हम उसे प्रॉपर वे में बैलेंस उसको ओपिनियन देंगे और पर्सपेक्टिव में रख के देंगे और उसको सारी चीजें बताएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे डॉक्टर रवि, अगर वैक्सीनेट बच्चों को कर देते हैं तो क्या उनको बाहर अपने साथ निकाल सकते हैं? हम बाहर वो वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं अगर वैक्सीनेट बच्चे हो जाते हैं तो? नहीं, देखिए वैक्सीनेशन की पूरी प्रोटेक्शन नहीं है, सबसे पहली चीज तो बता दूं आपको। और जो भी आपकी एपिडेमियोलॉजी चल रही है, जैसे दिल्ली में, मुंबई में काफी केसेस चल रहे हैं, लॉकडाउन है, आपको अपनी लोकल जो भी आपकी स्थिति और परिस्थिति है, जो एपिडेमियोलॉजी है और जो लोकल सरकार ने जो लग रखा है, उसको हमें फॉलो करना बड़ा जरूरी है। बच्चों को बाहर निकालना इतना जरूरी नहीं है, बच्चों की प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी है। इस वक्त बच्चे सारे वल्नरेबल हैं, तो जहां जहां पे लॉकडाउन लग रखा है, कर्फ्यूज लग रखे हैं, जैसे दिल्ली के अंदर सिलेक्टेड लॉकडाउन अभी खोलेंगे, तो हमें बच्चों को अंदर ही रखना है, क्योंकि बच्चों के लिए ऐसा कोई काम नहीं है कि उन्हें बाहर जाके जीविका कमानी है। बच्चों को हमें प्रोटेक्टेड रखना है, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड भी अभी नहीं है। जब वैक्सीनेट हो जाएंगे डेफिनेटली उस वक्त हम लोग परिस्थिति के हिसाब से करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 महीने हम लोग बच्चों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। लेकिन मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी, जब तक हमारे कोवैक्सीन के ट्रायल्स आते हैं, कोविशील्ड के भी ट्रायल शुरू करें और बाहर से वैक्सीन ले लें, ताकि उनकी हम प्रोटेक्शन कर सकें, उनके शरीर को परिपक्व और परिपूर्ण कर सकें कि जब भी कभी बीमारी आए तो शक्ति और समर्थ से वो लड़ सके बच्चे। ठीक है सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये आप मैडम देख रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है जो स्टडी में सामने आया है। कोविड इफेक्ट तो बच्चे हुए ही, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ध्यान देने में दिक्कत, कोरोना का डर, बोर होना, नींद ना आना, केयर टेकर भी नहीं बच पाए, एंजाइटी उनको भी हुई, डिप्रेशन उनका भी हुआ। अब सवाल मेरा यहाँ ये उठता है कि क्या ये जितनी प्रॉब्लम्स हुई सिर्फ और सिर्फ 1 साल जो बच्चे घर में बंद रहे, लॉकडाउन पीरियड रहा, यही जिम्मेदार है, या घर में किसी न किसी रूप में बच्चों की अनदेखी भी हुई, ये भी एक कारण है? क्योंकि कई बार बच्चों के साथ हमें बच्चा बनना पड़ता है और उन्हें समझने के लिए हमें बच्चे की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है उनको। ये बात बिल्कुल ठीक है विपनेश आपकी। और देखिए दोनों ही चीजों का मैं बोलूंगी कि मिला जुला असर बच्चों के ऊपर रहा है। एक तरफ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल पा रहे, और बच्चों की जिंदगी में देखिए सेलिब्रेशंस की बहुत वैल्यू होती है। जो बर्थडेज वो अपनी सेलिब्रेट करते हैं, अपने दोस्तों की सेलिब्रेट करते हैं, जो वेकेशंस पर वो जाते हैं अपने माँ बाप के साथ। और आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है बहुत सारे इस तरह की जो हमारे वीकेंड आउट्स होते हैं, जब हम जो है सैटरडे संडे फैमिलीज बाहर निकलती है, इन सब चीजों का बच्चों के ऊपर एक अच्छा असर पड़ता है।
सकता है। और अब आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के टाइम में ये सभी चीजें जो है बंद हो गई हैं, और ना केवल बंद हो गई हैं बल्कि बच्चे घर के अंदर केवल अपने पेरेंट्स का जो इकोसिस्टम है, जो ग्रैंड पेरेंट्स का इकोसिस्टम है, उसी में बंद होकर के रह गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन सब चीजों का असर उन बच्चों के ऊपर पड़ ही रहा है। अब वहीं आप देखिए कि कुछ के ग्रैंड पेरेंट्स जो है इन्फेक्टेड हो गए। बीच में ये बात हुई कि बच्चे जो है संक्रमण ज्यादा फैलाते हैं, तो थोड़ा ग्रैंड पेरेंट्स को हमें बच्चों से दूर रखने की जरूरत है। तो इस तरह से कई सारी चीजें जो हैं, जो मिली जुली, जो हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स भी थे कोरोना से जुड़े हुए, वो भी बच्चों के ऊपर उस तरह से असर करे, उनके इमोशनल लेवल पर उसने बहुत ज्यादा प्ले करा है। इस वजह से बच्चे जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और जैसा आपने बोला, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमें बच्चों को बच्चों के लेवल पर जाकर ही समझाने की कोशिश करनी होगी। हर तरह के बच्चे के वर्ग हैं, 5 साल से छोटे के बच्चे हैं, 5 साल से लेकर के हमारे टीनेजर के जो बीच के बच्चे होते हैं, वो अलग लेवल है, और उससे बड़ा जो टीनेजर ग्रुप है वो एक अलग लेवल है। देखिए, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं वो माँ बाप पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं, वो अपनी हर एक्टिविटीज के लिए माँ बाप के ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर माँ बाप चिड़चिड़ापन दिखाएं या माँ बाप जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं दें या उनकी जरूरतों को पूरी ना करें और वो अपनी दूसरी उलझनों में फंसे हुए हैं, तो ऐसी स्थितियों में बच्चों बोल भी नहीं पा रहे, समझा भी नहीं पा रहे, लेकिन उनके ऊपर उसका असर जरूर पड़ रहा है। वही एक ऐसा वर्ग है जो कि हमारे 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जिनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, जो अपने दोस्तों के साथ अपनी एनर्जी को डिसिपेट ज्यादा करते हैं, जो क्रिएटिव चीजों में ज्यादा अपनी एक्टिविटीज को लगाते हैं। इस वर्ग के लिए हमें बहुत जरूरी है एक्टिविटीज लेकर के आना, उनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं डिसिपेट करने की जरूरत है। तो हमें ये जो क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं, जो हॉबीज हैं, जो हमारा टाइम स्पेंडिंग है इन बच्चों के साथ, वो हमें बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि वो जो एनर्जी है उनकी वो उधर लगे, जो है वो नेगेटिव की तरफ ना जाए। उनको ये ना लगे कि हम नेग्लेक्टेड हैं, हम इग्नोर्ड हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें उन प्रश्नों का सीधा सा जवाब नहीं मिल रहा है, या हम क्या करें, सारा दिन बच्चे सोच रहे हैं कि हम क्या करें। तो उनकी जो वो एनर्जी है हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में लगाने की जरूरत है। वहीं जहां टीनेजर ग्रुप है हमारा, वहां जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात बोली, वो बिल्कुल सही है कि वो बच्चे जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट से, अपने दोस्तों से, उनसे लेने की, गैदर करने की कोशिश करते हैं। और ये हमने सेक्स एजुकेशन के टाइम पे भी देखा है कि जब बच्चे इंटरनेट से, बाकी लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं तो उनको गलत इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती है, उनको सही इंफॉर्मेशन कम मिलती है। और ऐसे में जो उनके डाउट्स हैं, जो उनकी संशय है, उन सारी चीजों को लेकर के वो बढ़ते जाते हैं और गलत इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। तो अगर आज पेरेंट्स जो है प्रोएक्टिवली एक कोशिश करें कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें बच्चों को देनी है वो सही देनी है, ताकि वो कहीं और भी अगर कुछ पढ़ते हैं तो वो उसको समझ पाए, उसका मीनिंग निकाल पाए, उसका गलत मीनिंग ना निकालें। तो हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए कि हम प्रोएक्टिवली बच्चों को वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि बच्चे जो है इधर उधर ना भटके और उन्हें गलत इंफॉर्मेशन के जाल में ना फंसे। तो ये एक स्टेप है जो देखिए हर पेरेंट को अपने बच्चों की एज के हिसाब से लेना होगा कि हमारा बच्चा किस एज ग्रुप का है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी इमोशनल नीड्स क्या है। और इसके लिए पेरेंट्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है पेरेंट्स का एजुकेट करना। मैं लौट रही हूँ मैडम मोनिका, क्योंकि हम देखते हैं, मैंने जितना फील किया है कि माता पिता और खास तौर पर टीचर्स बच्चों के बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज। अगर वो फ्रैंक हो जाते हैं तो सारा कुछ बयां कर देते हैं, एक दोस्त की तरह रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, इन्होंने यकीन मानिए चिंता बढ़ाई है, बहुत चिंता बढ़ाई है। तो अभी क्या है आपकी एडवाइस, क्या है टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, इन दिक्कतों से बच्चों को हम निकालें? देखिए, इसीलिए पेरेंट्स टीचर के रोल में फिट हो सकते हैं। वो कैसे कि मैंने क्या किया कि पेरेंट्स के साथ भी एक जूम मीटिंग की और तमाम तरह की उनसे बातें की, जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, इंटरेक्शन, एबिलिटी टू इंटरैक्ट, ये सारी उनसे एक तरह से जब हमने बात की, उनको बताया कि एज अ टीचर जब बच्चे हमारे पास होते हैं, उस पीयर ग्रुप के अंदर होते हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या होते हैं, किस हिसाब से हम उसको एनालिसिस करके समझते हैं। तो आप जब उस रोल में आएंगे तो ये ना बच्चों के लिए बेनिफिट तो होगा ही, और हमें भी एज टीचर्स इस लॉकडाउन के तहत जब हम वर्चुअल क्लासेस ले रहे हैं उसमें उनको पढ़ाने में सहायता होगी। मानेंगे आप, पेरेंट्स ने उसको बहुत अच्छी तरह अडेप्ट किया। बिकॉज देखिए, पेरेंट्स को वो टेक्निक्स नहीं पता, वो टेक्नोलॉजी नहीं पता, वो टीचिंग मेथडोलॉजीज नहीं पता कि
टीचर किस तरह से बच्चे को हर एज ग्रुप, हर IQ लेवल, डिफरेंट उनकी एस्पिरेशंस को कैसे एडजस्ट करती है। एक क्लास में मैडम 30 से 35 बच्चे होते हैं, उसमें टीचर उनको आइडेंटिफाई करके उनको वो रोल प्ले देती हैं ताकि बच्चे अडेप्ट करें। तो माँ बाप के लिए इस वक्त रोल बनता है कि कैसे वो टीचर्स के रोल में ढलें अपने आप को। इसलिए बहुत जरूरी था कि टीचर्स के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन पेरेंट्स की होनी जरूरी थी, और ये हमने स्टार्टिंग में किया। तो मैंने उसके बाद फॉलो अप भी किया और ये पाया कि जिन पेरेंट्स ने इसको अडेप्ट किया उनके बच्चे भी हेल्दी रहे और वो भी हेल्दी रहे, उनके मेंटल डिस्टर्बेंस मिनिमम रही, डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें और भी तमाम चीजें बच्चे देख रहे हैं उस क्लोज सर्किट के अंदर, उसका इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत कम पड़ा जब पेरेंट्स ने टीचर का रोल अपनाया। तो टीचर्स ने सरोगेट मदर्स का रोल अपनाया और पेरेंट्स को ये कहा क्योंकि इस वक्त आप घर पे हैं, आप पे बच्चे की डिपेंडेंसी बढ़ गई है। हम जरूर ऑनलाइन में उनको समझा पाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो कॉन्फिडेंस, एक्चुअल प्यार जो देना है और वो उनके लिए जो डोर्स आपने ओपन करने अनकंडीशनली आपको इस वक्त करना है, वो जमाने गए कि आप ये करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। और मैडम मोनिका, क्योंकि टीचर सेकंड पेरेंट्स होते हैं, उन्हीं की तरह काम करते हैं, तो मैं यहाँ पर जो फील कर रही हूँ वो ये कि हर बच्चे की घर की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेरेंट्स में झगड़ा भी होता है, आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो बच्चे को बहुत परेशान करते हैं, बच्चा देखता है लेकिन बोलता कुछ नहीं है। तो क्या ऐसे में जो क्लास टीचर हैं उनकी जिम्मेदारी तय है कि वो हर घर के बच्चे को कॉल करें, पेरेंट्स से बात करें, क्या हाल है बच्चे से बात करें, तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यही सेंसिटिविटी है, यही एम्पैथी है और यही केयर है। तभी मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि टीचर्स ने सरोगेट मदर का रोल प्ले किया है। उनको ये दिखाई दिया है कि कहीं ना कहीं बच्चे अब दूर हैं, फ्रेंड से भी दूर हैं और टीचर से जिनको वो समझते हैं टीचर की बात अल्टीमेट, टीचर ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, ये होता आया है और टीचर पे बहुत कॉन्फिडेंस बच्चों का रहा है। बिल्कुल, कई बार बच्चे जो हम समझाते हैं उसको झूठ बोल देते हैं कि हमारी टीचर ने ये बताया है, ये राइट है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ये डिफरेंस होता है, इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं टीचर्स बच्चों की लाइफ में। मैं लौट रही हूं मैडम आपके पास। डॉक्टर पंकज, ये जो रिसर्च में प्रॉब्लम्स आई हैं सर, ये काफी बड़ी हैं, तो क्या रीजंस हैं, क्या कारण है इनके पीछे, ये कौन से कारण जिम्मेदार हैं? मात्र लॉकडाउन तो नहीं हो सकता सर? बिल्कुल ठीक बोला, लॉकडाउन केवल एक कारण नहीं है, जो ये परिस्थितियां हैं इसका बहुत बड़ा योगदान है। और जो नए हालात हैं जो पहले ना किसी पेरेंट्स ने देखे हैं, ना माता पिता ने देखे हैं, ना ही बच्चों ने देखे हैं, सबके लिए एक नई चीज है, नई परिस्थितियां हैं जो सब सामना कर रहे हैं। केवल तनाव बच्चों को नहीं है, जैसा स्टडी में पाया आपने, माता पिता केयर टेकर को भी बहुत बड़ा तनाव और डिप्रेशन निकल के बाहर आया है। जब व्यक्ति जो जिसको केयर देनी है वो खुद ही तनावग्रस्त है, तो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो उसकी केयर बढ़िया से दे पाएगा। तो हमें पेरेंट्स की तरफ भी ध्यान रखना है, उनको भी फोकस करना है। जो हालात हैं बच्चों के प्रति नेगेटिविटी जो बढ़ रही है, जो नकारात्मक सोच बढ़ रही है, बच्चों में हमें पॉजिटिविटी का डोज लगाना है और उसको हमें बढ़ाना है। नंबर 1 नंबर समझना है कि बच्चों को हमें टाइम देना है, बच्चों की मन की बात सुननी है बिना जजमेंटल हुए। हमें जज नहीं बनना है कि वो ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। लेट देम स्पीक, लेट देम वेंट आउट, जितना बोलना चाह रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। बच्चे सिर्फ समय मांगते हैं माता पिता का, माता पिता यहाँ पे खुद व्यस्त हैं, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो चिंता है अपने बिजनेस की, तो चिंता अपने गिरते हुए व्यापार की, और दूसरी चिंताएं हैं, सैलरी नहीं मिल रही है और लॉकडाउन है, बीमारी हो रही है, घरों में मृत्यु हो रही है, बेड नहीं मिल रहे, इतनी प्रकार की तनाव है माता पिता को। हम उनको बोले सब समझ पाए, पर फिर भी उनको समझना है, धैर्य रखना है, धैर्य नहीं खोना है। बच्चों को सुने, समय दें, उनको बोलने दें, निरंतर बोलने दें, और रोजाना एक नहीं आज या 10 दिन गायब हो गए ऐसा नहीं, अपने समय में बच्चों का समय डालें, साथ भोजन करें, सबको कनेक्ट करें, एक दूसरों की टेंस करें, और देखेंगे कि माता पिता का भी उस सिर्फ सुनने से ही आधी एंजाइटी और डिप्रेशन परेशानी अपने आप कम हो जाएंगी। वो बॉन्डिंग फैमिली की बढ़ेगी और फैमिली बेटर समझ पाएगी और समझा पाएगी। समझना ये भी है। उसके साथ साथ हमें बच्चों का रूटीन तय करना है, उसमें बैठने खाने पीने का, फोन का, सबका समय नियंत्रित करना है, उसको हटाना नहीं है। जैसा कि एक पेरेंट ने, अभिभावक ने बोला, कसाना साहब ने बोला, मैं बिल्कुल ठीक बोलता हूँ, हालात बदल गए हैं, अब जो है चीजें बहुत बदल रही हैं, पर हम उसके साथ हमें अपने आप को बदलाव करना है, पर बैलेंस बनाना है, अति नहीं करनी है। प्रिंसिपल मैडम ने जो बातें बोली बिल्कुल ठीक बोली। टीचरों का जो योगदान है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम नहीं नकार सकते हैं।
मेरे जो बच्चे मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मैडम का फोन आता है, रेगुलर आता है, और बच्चों को इतना खुशी दे जाता है फोन कि मेरी मैडम का फोन आया था, मुझे पूछ रही थी, मेरे बारे में पता कर रही थी, पापा मम्मी ने पता किया। तो वो छोटी छोटी बातें जो हैं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रफुल्लित कर जाती हैं, पॉजिटिविटी के डोज दे जाती हैं और बच्चों की नेगेटिविटी खो जाती है। बच्चों को छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी चीजों में की तरफ नहीं भगाना है। तो बच्चों को समय दीजिए, प्यार दीजिए, उन्हें समझिए। बाकी डॉक्टर जो मलिक साहब ने बातें बोली बिल्कुल ठीक बोली, मैडम स्वाति ने बातें बोली बिल्कुल ठीक बोली, उनको भी बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोगों को पिरोना है और फॉलो करना है, उसमें भी कमी नहीं चाहिए। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा जाने से पहले कि अगर इन सब चीजों के बाद भी अगर बच्चों में आप वो परिवर्तन देख रहे हैं, डॉक्टर मलिक ने स्टार्टिंग में बताया था उनके व्यवहार में परिवर्तन देख रहे हैं, बच्चा कम बोल रहा है, नींद में परेशानी हो रही है, खाना कम खा रहा है, खेल में दिक्कतें आ रही हैं, चिड़चिड़ा हो गया, गुस्सा बहुत कर रहा है, और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं दिन प्रतिदिन। इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं सारे स्ट्रेस लेने के बाद भी। तो हमें समझना है कि ये एक खतरे की घंटी है जिससे हमें भागना नहीं है और एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की हेल्प लेने से हमें घबराना नहीं है, स्टिग्मा से दूर रहना है। समय रहते अगर हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे तो मात्र कुछ काउंसलिंग या कुछ इंटरवेंशन से बच्चे को हम बड़ी बीमारी होने से रोक सकते हैं और उसको हम सही राह पे पॉजिटिव तरफ ला सकते हैं। तो हालात सबके लिए बहुत गंभीर हैं, नेगेटिव हैं, पर जैसा बोला सिल्वर लाइनिंग वो जरा रखनी है, हमेशा आंखों में रखनी है कि ये समय बीत जाएगा, दिस शैल पास टू। ये हमें अपने आप को भी बताना है और बच्चों को भी बताना है पॉजिटिवली। और अगर कोई नेगेटिव राइट सबके अंदर बॉडी में है तो बच्चों को कोशिश करके वो लोग ट्रांसफर ना करें और पॉजिटिविटी का माहौल बनाएं अपने लिए, परिवार के लिए भी। तो ये समय सबका अच्छा रहेगा और सब पॉजिटिव चीजें बाहर निकलेंगे। धन्यवाद मैडम। जब जागो तभी सवेरा है सर, कभी देरी नहीं होती है। और ये शो हमने इसलिए रखा, तमाम एक्सपर्ट्स को इसलिए बुलाया है ताकि हम पेरेंट्स को एजुकेट कर सकें। ये जो रिसर्च में ये प्रॉब्लम्स आई हैं इनको कैसे दूर किया जा सकता है। जो हुआ से हुआ, लेकिन आज से अभी से हमें संभलना होगा, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यतेंद्र जी क्या कहना है आपका? जो एक्सपर्ट्स हैं तमाम, डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे, डॉक्टर मलिक हैं और डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर स्वाति ने बहुत अच्छे तरीके से बात को समझाया और मैं समझता हूँ इससे बहुत लाभ भी मिलेगा पेरेंट्स को। और मैं तो एक पेरेंट होने के नाते एक सजेशन बस पेरेंट्स को और देना चाहता हूँ, जो मैं खुद हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बच्चों को अपने साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करके बच्चों के साथ योगा कर सकते हैं, बच्चों को बुक्स पढ़ने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनके साथ इंडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं घर के अंदर। क्योंकि और एक और चीज है, आज की तारीख में देखिए पेरेंट में जो फादर हैं उनको तो मैं उतना नहीं देता क्रेडिट, जो माँ है उनके ऊपर ना इससे बोझ और बढ़ गया है। जब से लॉकडाउन हुआ है बच्चा ज्यादा से ज्यादा जो छोटा है, खासकर जो 10 साल से छोटे बच्चे मैं समझने की कोशिश करता हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो अपनी माँ से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और माओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है इसमें कि वो बेचारे घर का भी काम देख रही है, घर में यदि किसी की तबीयत खराब है तो उसको भी देख रही है और बच्चे भी उन्हीं से ज्यादा। मैं तो जो फादर पेरेंट हैं उनको कहूंगा कि आप भी थोड़ी जिम्मेदारी निभाएं और आप थोड़ा सा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें कि बच्चों के साथ जो इंडोर गेम्स वगैरह जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें यदि आप थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बढ़ा देंगे तो देश के पेरेंट्स को बच्चों के लिए जगाने वाला ये शो हमारा लगातार जारी है। आप देख रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके अपने बच्चों के लिए जो आपको आगे ध्यान रखनी है, ध्यान से देखिएगा। तो एक बार फिर से रुख करते हैं मेरी सहयोगी पूजा का, जो आपको बताने वाली है कि आखिर बच्चों में ये मानसिक दिक्कतें क्यों हो रही हैं और बच्चों के बचपन को बचाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। पूजा। ऑक्सफोर्ड एकेडमी में छपी इस रिसर्च में बच्चों में हो रही दिक्कतों की वजह के बारे ठीक है। देखिए पूजा लगातार आपको आंकड़ा रख रही है आपके सामने कि कई ऐसी बातें हैं जो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ये रिसर्च में तो आपने देखा कि बच्चे किन किन बीमारियों से घिरे और इस कोरोना 1 साल का जो लॉकडाउन रहा और अन्य वजह कितना इफेक्ट इनको किया, अब इनसे कैसे निकले, कैसे बचें, इसीलिए चर्चा हमारी जारी है। अब डॉक्टर नीलम मोहन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही प्रीति ओझा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नीलम, मैं आपके पास आ रही हूं। मैडम आप देरी से जुड़ी हैं, शो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए है, उनको जगाने के लिए है। एक रिसर्च में बहुत सारी प्रॉब्लम पिछले 1 साल में जो लॉकडाउन का पीरियड रहा उसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ध्यान देने में दिक्कत, कोरोना का डर, बोर होना, नींद ना आना, ये तमाम दिक्कतों ने घेरा है बच्चों को। अब हमें निकलना है इससे, कैसे?
इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने बताया नहीं कि रिसर्च में ये भी आया है कि बच्चों की भूख से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम आए, या भूख नहीं लगना या ओवर ईटिंग। तो जिसको हम कहते हैं पॉलीफेजिया, वो खाते चले जाते हैं या नहीं खाते, ये दोनों भी एक्सप्रेशन काफी ज्यादा आए हैं बच्चों में। तो इसके लिए मेरे हिसाब से 3 या 4 लोगों का कंट्रीब्यूशन टुगेदर रहेगा। नंबर 1, पेरेंट्स को हमको ये बताना है कि नॉर्मली एक टेंडेंसी होती है हमें कि स्पेशली जैसे एडोलेसेंट्स है, अब वो एडोलेसेंट एक ऐसा फेस होता है जब उनको लगता है कि वो अडल्ट बन रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि ये कैसे हो सकता है। मतलब पेरेंट्स अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हैं और उनकी जो हार्मोनल चेंजेस है, उनकी जो मेंटल चेंजेस है, उसको समझ नहीं पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स हैव टू एक्सेप्ट दैट वो भी एक अडल्ट और एक इंडिविजुअल फील करके अपना ओपिनियन देना चाहते हैं। जो उस ओपिनियन को आपको लेना जरूरी है और आइडेंटिफाई करना है पेरेंट्स को कि क्या बच्चों के साथ ये एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, बिहेवियर प्रॉब्लम, बदतमीजी करना ये कर रहे हैं और नीजक रिएक्शन पेरेंट्स को नहीं कर। नंबर 2, जो क्लासेस हो रही थी उस टाइम में टीचर्स वे वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग कि उस बच्चे को वो 4-5 घंटे जब वो ऑनलाइन होते थे तो वो बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है और वो पेरेंट्स टीचर्स आइडेंटिफाई कर सकती हैं। नंबर 3, पीडियाट्रिशियंस जो बच्चों के डॉक्टर हैं, पेरेंट्स को उनके साथ भी कनेक्ट करना है बिकॉज काफी चीजें साइकोसोमैटिक होती हैं। मतलब कि आपकी बॉडी में जैसे सर दर्द होना, पेट दर्द होना, खाना नहीं खाना, ये करना, ये सारी चीजें आपके बॉडी में सिम्टम्स आते हैं। तो आपको डॉक्टर से कनेक्ट होगा। तो इस टाइम में वो डॉक्टर पीडियाट्रिशियन को समझना है कि क्या ये साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स है या ये नॉन साइकोसोमैटिक ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है। और 4th, साइकोलॉजिस्ट। तो ये चारों लोगों का मिलना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। जो वर्ल्ड अब वेस्टर्न कंट्री यूरोप और यूएसए में, क्योंकि उनकी 3rd फेज हो चुकी हैं, अब वो सारा फोकस मेंटल हेल्थ इश्यूज पे दे रहे हैं जो एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। हम लोग अपने आप को लकी या अनलकी दोनों कह सकते हैं। लकी अभी हम पीछे हैं उनसे 5-6 महीने, तो उनका एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं। अनलकी क्योंकि अभी हम 2nd फेज में हैं, तो अभी हमारे पास और प्रॉब्लम्स आनी है। और अगर अभी हम इतना थक चुके हैं तो सोचिए आगे भी हमारे को प्रॉब्लम फेस करना है। तो दोनों तरीके से हम अपने आप को देखना चाहिए, फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट। और इन चारों को आगे बढ़कर पेरेंट्स की एजुकेशन। और जब हम कहते हैं, आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, वो बड़ी अपसेट थी, उसका 14 साल का बच्चा ने कोई बात की जिससे वो बहुत और चाह रही थी कि वो घर से निकल जाए टाइप्स। तो इस टाइप में पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्स गलत था बच्चे को। तो इन दोनों को मीडिएट करते हुए किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, ये पीडियाट्रिशियंस भी स्मार्ट होते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी, और हम पेरेंट्स और टीचर्स का फायदा लेके ये एजुकेशन देना चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। डॉक्टर पल्लवी ओझा भी हमारे साथ मौजूद है, प्रिंसिपल हैं डीपीएस से। मैडम, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल से। मैडम, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ क्योंकि एक और हमारे साथ प्रिंसिपल जुड़ी थी। आप लोग बच्चों के बहुत करीब होते हैं, बहुत ज्यादा करीब होते हैं, बच्चे आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो पिछले 1 साल का जो पीरियड रहा उसमें तमाम दिक्कतें हुई हैं, आपने क्या वॉच किया है और क्या सलाह दी जा रही है स्कूल की तरफ से? देखिए, हमारी तरफ से सबसे पहले हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को और अपने टीचर्स को कि इस समय जब हम बच्चों को सिस्टम के साथ जोड़ रहे हैं, कंप्यूटर के साथ जोड़ रहे हैं, हमें इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि इस कंप्यूटर के थ्रू वो चीजों को सोच समझ के सीख सके और उनको कम से कम टाइम सिस्टम के ऊपर उनको सिस्टम के ऊपर पढ़ाने की कोशिश की जाए। उनको इस तरह के यूट्यूब लिंक्स बना के टीचर्स ने दिए हैं, कुछ इस तरह के काम बनाकर दिए हैं जिससे बच्चे खुद से उसको अपने सही समय पर, जब उनके माता पिता भी फ्री हो, तब बैठ के उनके साथ पढ़ा सकें। ये मैं जूनियर सेक्शन की बात कर रही हूँ। लेकिन हम लोगों ने ये पूरी तरह से तैयारी की हुई है कि पेरेंट्स के दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से आ जाए कि ये सिर्फ बच्चे या टीचर्स या स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है,
ये पेरेंट्स की भी है। केवल बच्चों को ये देखना कि उनको गैजेट दे दिया, इंटरनेट दे दिया, सिस्टम के आगे उनको पढ़ाने के लिए टाइम दे दिया, वो ही सिर्फ नहीं है। जो मैडम ने भी मुझसे पहले बोला, उनके साइकोलॉजिकल और उनके मेंटल बिहेवियर के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रखना है। जजमेंट नहीं बनाना है, रोकना नहीं है और बच्चे को समझाना है। समझ इस तरीके से समझाना है, अगर कुछ चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं आज, या बच्चा बाहर खेलने नहीं जा पा रहा है, या दूसरे बच्चों से नहीं मिल पा रहा है, मिल रहा है तो एक डिस्टेंस रख रहा है, इसके कारण क्या है, उस बच्चे को उसके परिवार के साथ बैठकर ये बात करनी होती है कि आज हम मैम से आधे घंटे मिले, हम पूरे दिन क्यों नहीं मिल पाए। ये ज्यादा प्रॉब्लम सीनियर या मिडिल सेक्शन में नहीं आ रही है, पर उन सेक्शंस के साथ ज्यादा आ रही है जिन्होंने अभी तक स्कूल ही नहीं देखा। एडमिशन हो गया उनका पिछले साल, लेकिन वो 1 साल से स्कूल नहीं आ पाए हैं। उन बच्चों को जो माहौल, जो बिल्डिंग और दूसरे बच्चों के साथ खेलने का एक अनुभव होता है, वो अनुभव मिल ही नहीं पाया है। तो उन बच्चों के लिए एक बड़ा स्ट्रेंज सा एनवायरनमेंट होगा जब वो धीरे धीरे स्कूल आने लगेंगे। और उन बच्चों के साथ हमारे पेरेंट्स को और टीचर्स को बहुत ज्यादा ये सोचना पड़ता है। हम एवरी मंथ एक बार ये ओरिएंटेशन जरूर रखते हैं कि आपने आज बच्चों से क्या बातचीत की, पढ़ाई के अलावा बच्चों के साथ और क्या क्या कार्य हुआ, क्या आपको लगता है आपका बच्चा थोड़ा अलग सा व्यवहार कर रहा है, अगर कर रहा है तो प्लीज साइकोलॉजिस्ट से मिलें, हमारे स्कूल के काउंसलर से बात करें। और मुझे सबसे ज्यादा जो दुख देता है वो है जब हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल, तो बच्चे हमारे बहुत देर तक सिस्टम पे नहीं आ पाते, उनके लिए, क्योंकि उनके माता पिता भी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन डिजिटली उनको कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए हम लोग टाइम भी डिफरेंट कर देते हैं, पूरी क्लास के साथ नहीं करके उनको अलग समय देते हैं। लेकिन ये मानना तो बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि ऐसा वायरस अब आया है, आगे भी आ सकता है, तो आगे आप लोगों को किस तरह के प्रिकॉशंस रखने हैं। ऑल राइट। और ये एडवाइस बाकी स्कूल्स के लिए भी है आपकी। मैं आती हूँ मैडम वापस आपके पास। डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, ये रिसर्च में ये बात भी आई है कि बच्चों में दिक्कतें क्यों हुई। इसमें पाया गया है स्कूल का बंद होना, पार्क में ना जाना, वो खेल नहीं पा रहे हैं, बाहर ना खेल पाना, दोस्तों से ना मिल पाना, स्मार्टफोन का ज़्यादा इस्तेमाल होना, टीवी कंप्यूटर का इस्तेमाल होना, ये सारी दिक्कतें तो काउंट तमाम एक्सपर्ट्स ने भी कराई हैं। अब सवाल ये है सर, करें क्या? कोरोना तो जाने वाला है नहीं, थर्ड वेव का भी जिक्र हो रहा है, तो ऐसे में करें क्या? स्कूल भी नहीं जा सकते बच्चे। देखिए, पहली बात को ये समझना चाहिए कि प्रवचन से कुछ काम नहीं होता। आप पेरेंट्स को समझा देंगे, बट हर सिचुएशन में हर बच्चे का बिहेवियर अलग होता है, सिचुएशन, फैमिली के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। फैमिली को आपको समझना पड़ेगा इज अ टीम एंड एवरी रिलेशनशिप हैज अ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि वहां होती है जहां तक आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। आज की डेट में जिस तरह बच्चों ने अपनी फैमिली में लोगों को बीमार होते हुए देखा या बहुत सारी चीजें देखी, तो मैं मानता हूं कि उनका जो मानसिक जो विवेक है, जो एक्सपोजर है, उनका 1-2 साल बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीजें देखी जो उन्होंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब सवाल ये है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के अपने एंग्जाइटी लेवल है। एक मदर फादर बच्चे को, एक पेरेंट्स कितनी देर तक, कितने समय तक हैंडल कर सकता है। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक पेरेंट्स के लिए हो जाता है कि उसको अपने हिसाब से बच्चे को टाइम नहीं देना, बच्चे के हिसाब से अपना टाइम निकालना है। मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा, वो क्या करते हैं जब वो थोड़ा सा डी स्ट्रेस होते हैं या उनके थोड़ा आइडल बैठे होते हैं, तब वो बच्चे के पास जाके कुछ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर उसके दरमियान जब बच्चा उनके पास 10 बारी आता है, तब वो बच्चे को कहीं ना कहीं मतलब निपटा देते हैं एक तरह से, यहाँ ये चले जाओ, ये कर लो, वैसा कर लो। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये भी मैं कह रहा हूँ थ्रेशोल्ड है, क्योंकि पेरेंट्स इस इकोसिस्टम में भी कब तक जी सकता है कि वो 1 साल हो गया, अब हमें पता नहीं कि 6 महीने और है। तो पेरेंट्स को यहाँ पे एक मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा ये मैच्योरिटी आसान है, क्योंकि वो पिछले पेरेंट्स के लिए भी उतना ही साइकोलॉजिकली एक बैरियर क्रिएट हो चुका है जितना बच्चों के लिए हो चुका है। तो इसीलिए मेरी एडवाइस हर पेरेंट्स से रहेगी कि अगर आप टाइम टू टाइम स्कूल के काउंसलर से, क्लास टीचर से या साइकोलॉजिस्ट से अगर आप टच में रह सकते हैं, चाहे हफ्ते में आपने 3 दिन में या आपने 2 बारी बात कर ली, तो कहीं ना कहीं आप डीरेल नहीं होंगे। आप जब पेरेंट डीरेल होता है
तो बच्चा अपने आप डीरेल होता है। अब आप जो एडोलेसेंस वगैरह को जो देखेंगे, अगर आप 13, 14, 15 साल के बच्चों को देखेंगे, वो तो आज की डेट में अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते। स्कूल्स में भी मैंने देखा, स्कूल्स उनको प्रोजेक्ट देंगे, स्कूल उनको बहुत बताने की कोशिश करेंगे, वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अपने डिफरेंट टेंजेंट में है, जहां पे उनकी आज की डेट पे इंटरेक्शन आपकी वेब सीरीज के साथ है और जो इतना सब कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो उनको हैंडल करने का अलग तरीका है। उनको हैंडल करने के लिए एक पेरेंट को क्वालिटी टाइम, अब क्वालिटी टाइम का क्या मतलब है, अगर आपका बच्चा जब पढ़ रहा है तो आप उसके साथ जो सब्जेक्ट आपको आता है, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं आता कोई बात नहीं, अगर आपको हिस्ट्री आता है या अगर आपको सिविक्स आता है, जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है या हिस्टोरिकल है, आप उसके अंदर बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड जब आप करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि बच्चा एक्चुअली सोशल मीडिया, वेब सीरीज किस तरह की देख रहा है, क्या कर रहा है। तो ये आपके लिए एक फीडबैक होगा और उसके बाद आप चीजों को ट्वीक कर सकेंगे। अगर आप बच्चे को ज्ञान देंगे, अगर आप बाबा बन जाएंगे, आप स्वामी बन जाएंगे और आप कहेंगे, क्योंकि आपके खुद का जो आचरण इन द सेंस जो आपका खुद का कंडक्ट है, दैट इज वेरी डिफरेंट। आप बार बार इरिटेट हो जाते हैं, आप कुछ भी बच्चों को बोल देते हैं जो आपके मन में आता है। अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा आपको वापस रिप्लाई ना दे, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा एक सीमाओं तक रहे, पर मैं आपकी एज अ पेरेंट फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम, चाहे आप, और इसीलिए सर मैंने सवाल उठाया था, आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि 1 साल में जो बच्चों को लॉकडाउन से असर हुआ है, क्या सिर्फ यही कारण जिम्मेदार है? क्योंकि घर के हालात अलग हैं, तो क्या वो भी एक बड़ा कारण है बच्चों में ये समस्याएं हो रही हैं उसके पीछे? मैं आ रही हूं डॉक्टर स्वाति, आपका रुख करूंगी, लेकिन एक डेटा है उसको समझ लेते हैं। तो एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा के पास, जो बताने वाली हैं कि बच्चों में ये मानसिक दिक्कतें क्यों हो रही हैं और बच्चों के बचपन को बचाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। पूजा। ऑक्सफोर्ड एकेडमी में पब्लिश हुई इस रिसर्च में बच्चों में हो रही दिक्कतों की वजह के बारे में भी बताया गया है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है स्कूल्स का बंद होना। इसके अलावा बच्चे पार्क में नहीं जा पा रहे हैं, बाहर खेल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चे स्मार्टफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, घर पर दिन भर रहते हैं, लिहाजा टीवी और कंप्यूटर का भी इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। बच्चों की मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए इस रिसर्च पेपर में कई तरीके भी सुझाए गए हैं। इस स्टडी में कहा गया है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत है, ऑनलाइन क्लासेस को इंटरैक्टिव बनाने की जरूरत है, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए, बच्चों को टीवी या न्यूज उतना ही देखने दें जितनी उन्हें जरूरत है, साथ ही बच्चों को ऐसे इंडोर गेम्स खेलने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे कुछ सीखने को मिले। इसके अलावा बच्चों को इंडोर फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए भी बढ़ावा दें। तो देखिए, इस रिसर्च में कारण भी गिराए गए और क्या कर सकते हैं ये भी बताया गया है। डॉक्टर स्वाति, इसी पर तो हम बात कर रहे हैं, दिक्कतें क्यों हो रही हैं इस पर तो चर्चा कर ली, लेकिन कदम क्या उठाए जा सकते हैं इसमें? जैसे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की बात कही है, स्मार्टफोन का कम इस्तेमाल, टीवी न्यूज को सीमित करना, समय समय पर मेंटल थेरेपी और शैक्षिक इंडोर गेम्स हैं, इंडोर फिजिकल एक्टिविटी हैं। तो ये कुछ उन्होंने बताया भी है कि अभी हम ये कर सकते हैं घर पर। बिल्कुल विपनेश, देखिए मैं बोलूंगी जो स्टडी में इन्होंने सुझाव दिए हैं वो बहुत ही स्वाभाविक से सुझाव हैं और बहुत ही करे जाने वाले जो सुझाव हैं जो कि हम कर सकते हैं। देखिए एज अ पेरेंट इस वक्त, जैसे कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि हमें टीचर बनने की भी जरूरत है, हमें दोस्त बनने की भी जरूरत है, तो हमें हर रोल जो है उसमें स्टेप इन करना होगा ताकि बच्चों की जैसी जैसी नीड्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकें। और जैसे हम बात कर रहे थे कि हर वर्ग के बच्चे की अलग नीड्स हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी जो जरूरतें हैं वो बहुत अलग हैं, क्योंकि उनकी डेली बेसिक नीड्स जो होती हैं वो भी माँ और बाप के साथ जुड़ी हुई होती हैं, वो उनके लिए भी उन पर आश्रित होते हैं। जो बीच वाला वर्ग है हमारा बच्चों का, उनके लिए हम जरूर देखिए एक बबल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो बच्चे होते हैं इनके लिए फैंटेसी वर्ल्ड, इनके लिए एक होपफुल वर्ल्ड जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम स्टोरीज का बहुत जो है यूज कर सकते हैं। देखिए स्टोरीज हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है जहां बचपन से लेकर के बड़े तक
आज के चाहे आप एडवर्टीजमेंट्स की बात करिए, चाहे जो है हम आज के जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी जो स्पीचेस होती हैं उनकी बात, वहां तक स्टोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें उन स्टोरीज को लेकर के बच्चों तक जाना चाहिए कि कैसे अगली डकलिंग जीत जाती है, कैसे ऐसा बच्चा जिसको सब लोग कमजोर समझते थे, जिसको किसी लायक नहीं समझते थे, वो कैसे हीरो बन जाता है। तो समय कैसे परिवर्तित हो जाता है, कैसे हमें अपना संबल रखना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, कैसे हम समय को पार कर सकते हैं। तो वो एक जो फैंटेसी वर्ल्ड होता है बच्चे का, वो क्रिएट करना भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता है। उससे हम कहीं ना कहीं बच्चों में एक प्रेरणा दे सकते हैं, बच्चों में हम एक होप जगा सकते हैं कि आने वाला समय अच्छा होगा, वक्त जो है गुजर जाता है। ओके, डॉक्टर कपिल कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। डॉक्टर कपिल कुछ ऐड ऑन करना है क्या आपको? ये जो अभी आपने जो आपने रिसर्च की जो मैंने सुनी, में एक चीज है कि अपने मिडिल स्कूल ऑनवर्ड्स बात करूं। सर आपके ऑडियो में बहुत दिक्कत है, मैं इसको ठीक करा लेती हूँ जल्दी से, तब तक मैं डॉक्टर नीलम मोहन जी का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर नीलम मोहन, ये सवाल से आप भी इत्तेफाक रखेंगी कि लॉकडाउन का पीरियड तो था, लेकिन घर की परिस्थितियां हर बच्चे की पूरे भारत में अलग अलग हैं। हमने देखा है कि बच्चे माता पिता उन्हीं के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नौबत गाली गलौज तक आ जाती है। बच्चे उनको सुन रहे होते हैं, सिबलिंग्स उनके बड़े भाई बहन वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, वो बच्चे प्यार चाहते हैं तो खेलते नहीं है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो मैंने देखा है कि इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा है बच्चों पर। आपने एग्जैक्टली वही बोला जो मेरे दिल की बात थी कि जब हम एक उंगली किसी और को दिखाते हैं तो भूल जाते हैं कि वो 3 उंगली हमारी तरफ ही रहती है। सिमिलरली हम सारा टाइम पेरेंट्स हो या जो भी, अगर हमें बच्चों में कोई नुक्स दिखते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स दिखते हैं, उनका सो वी नेवर थिंक कि हमें सीधा गलती बच्चे में ही नजर आती है और हम सोचते हैं कि इसको किसी से मिलाओ, इसका बर्ताव ठीक करो, इसका ये, दैट इज रॉन्ग। जब मैं पेरेंट से आज मैं जो केस के बारे में बात कर रही थी तो मैंने कहा कि एक्चुअली पूरे फैमिली को साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो मदर को समझ नहीं आया कि मुझे क्यों मिलना है या फादर, मतलब बच्चे को तो समझाना है। सो दिस इज द कंसेप्ट जो चेंज करने का टाइम है। इट इज अ कंसेप्ट कि जब हम अपनी नजर से देखते हैं तो हमें हमेशा हम सही नजर आते हैं और दूसरा गलत नजर आता है। तो जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, साइकोलॉजी की, जो भी इसके बारे में, तो वो इक्वली पेरेंट्स को अप्लाई करती है कि उनमें क्या बदलाव लाना चाहिए अपने आप में। जैसे आपने खूबियत से कहा कि अगर पेरेंट्स अपनी एंजाइटी रखें, मैं देखती हूँ पेरेंट्स मेरे को जो फोन करते हैं वो इतने एंशियस होते हैं बच्चे की हेल्थ को लेके या किसी बात को लेके, पैनिक अटैक में पहुंच जाते हैं, उनकी खुद की धड़कन इतनी चलना शुरू हो जाती है। तो पहला मुझे चाहिए कि उनको हम काउंसलिंग कर पाए पेरेंट्स को कि कैसे बी अ गुड रोल मॉडल। और ये बहुत मुश्किल है। मुझे जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि एक बच्चे को सिर्फ माँ ने बोला कि इसको बोल दो चॉकलेट बंद कर दो, तो उन्होंने बोला कि अगले हफ्ते आना, मैं बोलूंगा। तो माँ अगले हफ्ते आई, उन्होंने बोला तो उसे बड़ा बुरा लगा कि ये पिछले हफ्ते क्यों नहीं बोला, एक लाइन तो बोलनी थी कि आप ये बंद करो। तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे अपने आप को एक हफ्ता सुधारना था कि मैं ना खाऊं तभी मैं उसको खाऊं। सिमिलरली यही देखना चाहिए कि आपका व्यवहार कैसे, आप कितने शॉर्ट टेम्पर्ड है, आपके बिहेवियर। तो इसीलिए जब काउंसलिंग और एजुकेशन है वो फैमिली काउंसलिंग पूरी देखनी चाहिए कि हम क्या सकते हैं। वक्त इस शो में थोड़ा कम रह गया है। एक और पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौतम कुमार जी हैं, दिल्ली अभिभावक संघ के सदस्य हैं। गौतम जी, हम आज खास तौर पर ये शो माता पिता और बच्चों के लिए कर रहे हैं कि इस 1 साल में बच्चों में बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, तो अब क्योंकि आप भी एक अहम हिस्सा हैं, तो किस तरीके से एजुकेट किया जा रहा है, क्या आपकी एडवाइस है ताकि इन बच्चों को हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकें? जो हमारा कोविड है, इन्होंने आप देख सकते हैं, इन्होंने हमारे बच्चों का बचपन छीन लिया। बिल्कुल। और एक्चुअल में बच्चों को हमने टाइम से पहले मैच्योर कर दिया, सब कुछ सिखा दिया। बच्चे का मतलब क्या होता है? बचपन मीन्स लापरवाह, नीचे खेलना, घूमना, टहलना। हमने उनका बचपन एक्चुअली छीन लिया है मैम। स्कूल में जाते हैं, स्कूल बच्चे मैम किताब पढ़कर कभी कुछ नहीं सीखते। बच्चे वही व्यवहारिक रूप से देखते हैं जो वही सीखते हैं। और जो वास्तविक रूप से हो रहा है मैम, बच्चे केवल एक छोटे कमरे में सीमित रह गए हैं। वो भी क्या करें मैम,
पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स, फादर और मदर, जिस फादर को केवल वो सोते हुए या उठते हुए ही देखता था, वो पूरे दिन उनके सामने है। उससे हो क्या रहा है मैम, एक्चुअल में बच्चे की छोटी छोटी बातों पर पेरेंट्स रोक टोक कर रहे हैं, जिससे बच्चों में एंजाइटी हो रही है, बच्चे बिल्कुल ज्यादा बोलने पे डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में जाके उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता था जिससे वो सब घुल मिल जाते थे, जो वास्तविक रूप से मैम एक कमरे में पॉसिबल नहीं है, एक घर में पॉसिबल नहीं है। हम उसको बार बार कहते हैं किताब पढ़ो, एक्चुअल में मैम वो किताबों से बहुत दूर जा चुके हैं। हमें उन्हें समझना पड़ेगा, हमें बच्चों के साथ बचपन में जाना पड़ेगा, हमें उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए हम दुनिया है। अगर परिवार में 2 सदस्य हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूक्लियर फैमिली पे भी आती है मैम, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में लिमिटेड लोग होते हैं और लिमिटेड लोगों में बच्चे लिमिटेड लोगों में खेलते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता मैम। वो केवल वही चीज सीख पाता है जो पेरेंट्स उसे बताता है, यानी और पेरेंट्स भी हमेशा, हर पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं होते, कोई डांट कर बोलता है, कोई पुचकार कर बोलता है, कोई प्यार से बोलता है। तो इस समय हमें बच्चों को बचपन, खुद स्वयं को बचपन में ले जाकर बिल्कुल गौतम कुमार जी, ये मैंने स्टार्टिंग में ही पॉइंट रेज किया था कि हमें बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहना होगा, बच्चों की तरह बच्चे ही बनकर खेलना होगा। इस शो को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आप सभी पैनलिस्ट का, एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शो आपके लिए था, आगे भी हम जागरूक करने वाले शो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपको बच्चों के लिए क्या करना है, कोरोना तो है दिक्कत, लेकिन घर में आपको उनका दोस्त बनना है, उनके सामने झगड़ा नहीं करना है, उनको डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है। बड़े भाई बहनों की भी जिम्मेदारी है कि आप उनको पुचकारें, प्यार करें, उनको समझें, खेलें, बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।